तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास एक ऐसा फोन है जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर किंग बन चुका है और हर कोई इस फोन को पसंद कर रहा है। ये है iQOO Z7 Pro AKA Vivo T2 Pro। भाई दोनों फोन सिमिलर होने वाले हैं और जब आप ये वीडियो देख रहे हो शायद वो लॉन्च हो चुका है, नहीं हुआ वो आप मेरे को कमेंट में बता देना। तो अगर आप उस फोन को भी बाय करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा क्या ये प्राइस के अंदर वर्थ है, क्योंकि जब से इसकी सेल आई है ना उस दिन से लेकर अब तक मैंने इसे अच्छे से यूज करा है। सारी चीजों की बात करेंगे थोड़ा खुल के। तो ये मेरा फाइनल रिव्यू है इस फोन के बारे में, या बोला जाए तो T2 Pro के बारे में भी। तो जब ये फोन मेरे पास आया स्टार्टिंग में मेरे को प्रॉब्लम मिली वो है सेटअप के टाइम पे। इससे पहले मैं G84 यूज कर रहा था तो मैंने उसका डेटा इसमें ट्रांसफर करने की कोशिश करी बट नहीं हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम मेरे को कंटिन्यूअसली फेस करने के लिए मिली। तो इसको लेकर मैंने ट्वीट करा और वहां पर देखा भाई 80% लोगों को सिमिलर प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रही है इस फोन के साथ। मतलब इसमें सेटअप के टाइम पे डेटा ट्रांसफर हो ही नहीं रहा था। तो भाई काफी मशक्कत करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाकर डेटा ट्रांसफर हुआ। तो ये वाली प्रॉब्लम है जो कि लगभग हर यूजर फेस कर रहा है इस फोन के साथ। दूसरा आता है इसका 120 हर्ट्ज एक्सपीरियंस। तो भाई काफी कमाल का, चलाने में फोन मजा आता है, स्पेशली जब आप 120 हर्ट्ज पे सेट करके चलाओगे ना। और उसके बाद इसमें एक ऑप्शन है जहां से आप ऐप को भी पर्टिकुलर 120 हर्ट्ज में सेट कर सकते हो। तो उसके बाद एक्सपीरियंस मस्त है। लेकिन अगर आप ऑटो रिफ्रेश रेट पे चलाओगे वहां पर थोड़ी बहुत आपको कमी फील हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे मैक्सिमम ऐप 60 या 90 हर्ट्ज में ही चलती है ताकि बैटरी कम कंज्यूम करे फोन। अब इसके अलावा हमने Realme को ना इस प्राइस ब्रैकेट में काफी क्रिटिसाइज करा है, क्योंकि उसमें ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा मिलता है, पुश नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा मिलती है, ऐप रिकमेंडेशन काफी ज्यादा है। बट उसके बाद अगर किसी फोन के अंदर ब्लोटवेयर है तो Vivo और iQOO के फोन के अंदर है। भाई इस प्राइस रेंज के अंदर हमने इसको दूसरे फोन से कंपेयर करा, इसके अंदर अच्छा खासा ब्लोटवेयर मिलता है, बट आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन दो ऐसी एप्लीकेशन है जिन्हें आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते और उनसे आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलने वाली है। एक है वी स्टोर एप्लीकेशन और दूसरा है भाई इनका ब्राउजर। तो आप उन्हें इंस्टॉल तो नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से जाके ना नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना, उसके बाद आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर मिलने वाला है। अब यहाँ पर इस फोन के अंदर ये तो बात होगी इसके थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर की। अब मैं बताऊं यहाँ पर ना मेरे को इस फोन के अंदर जिटरिंग तो नहीं मिली, लेकिन डायरेक्ट लैग मिले हैं। देखो सबसे पहले जब मैंने इस फोन के अंदर नेटफ्लिक्स डाउनलोड करने की कोशिश करी तो वहां पर मैंने देखा कि ये भाई विद इन सेकंड 80 से 90% डाउनलोड हो जा रहा था, लेकिन उसके बाद ये डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। तो 3-4 दिन कंटिन्यूअसली ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी है इसके साथ, लेकिन उसके बाद हो गया। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके अलावा भाई नोटिफिकेशन पैनल स्टक वाली प्रॉब्लम मैंने बहुत सुनी थी Vivo और iQOO के फोन के अंदर, और इसके अंदर मैंने कंटिन्यूअसली वो फेस भी करा है। जैसे नोटिफिकेशन पैनल नीचे करते थे वो भाई बीच में ही अटक जाता था, और ऐसा सिमिलर मैंने ब्राउजिंग में भी फेस करा। मैं ब्राउज करता था कुछ भी तो भाई बीच में ही रुक जाता था फोन पूरा, और भाई उसको आप हटा भी नहीं सकते। हटाने के लिए आपको फोन को फिर से रीस्टार्ट करना होगा, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है और ये कंटिन्यूअसली फेस करने के लिए मिलती है प्रॉब्लम। अब एक प्रॉब्लम और है, जैसे कि अगर आपके पास कार है तो आप फोन को कार से कनेक्ट करके रखते होगे इधर उधर जाने के लिए, मैप लगाते हुए। तो मैं भी अपने फोन को कार से कनेक्ट करके रखता हूं और मैप भी यूज करता हूं सेम टाइम पे। तो हम गए भाई मार्केट, हमने पूरी शॉपिंग कर ली, बट इसमें से ना मैप से एग्जिट ही नहीं हो रहा था। और ये वाली प्रॉब्लम मैंने कंटिन्यूअसली 3-4 बार फेस करी है जब भी मैंने कार से फोन को कनेक्ट कराया। तो ये छोटे छोटे बग हैं जो कि भाई एक्सपीरियंस थोड़ा खराब कर देते हैं। हालांकि ये वाली प्रॉब्लम इसलिए फेस करने के लिए मिल रही है शायद क्योंकि Vivo और iQOO सेम फोन ला रहे हैं सेम हार्डवेयर के साथ, बस अपना अपना सॉफ्टवेयर डाल के, जिसकी वजह से ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी कमी है। और इनको पता भी है कि ऑप्टिमाइजेशन की कमी है, इसलिए इन्होंने काफी जल्दी भाई OT अपडेट रोल आउट कर दी ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो ये बात अच्छी है, ये अपडेट के साथ भाई इसे इंप्रूव करेंगे। बट जितनी भी अभी मेरे को अपडेट मिली है उसके बाद भी मैंने यूज करा, अभी भी मेरे को सिमिलर प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रही है। तो इसे जल्दी से जल्दी फिक्स करा जाए तो यूजर का एक्सपीरियंस थोड़ा और बेटर हो जाएगा। अब हमने देखा iQOO का नाम है भाई गेमिंग के लिए, क्योंकि अपने प्राइस के अंदर ये काफी तगड़ा प्रोसेसर डालता है जिसमें गेमिंग भी काफी अच्छी होती है, और ऊपर से ये जो मोड डालते हैं वो भी काफी हेल्प करते हैं गेमिंग के लिए। तो इसके अंदर Dimensity 7200 प्रोसेसर है भाई, हमने पहले भी यूज करा हुआ है ये प्रोसेसर। अभी इसके साथ यूज करा, नॉर्मल यूजेज में तो बढ़िया है फोन, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग, रैम मैनेजमेंट अच्छा, UFS 2.2 की स्टोरेज है, LPDDR4X रैम है, वो सब ठीक है। लेकिन इनको साइड करके चलो गेमिंग पे ही चलते हैं। तो अगर आप विदाउट कोई मोड इनेबल करे हुए गेम प्ले करते हो इसके अंदर, तो स्मूथ एक्सट्रीम का ऑप्शन मिलता है। उसके ऊपर जितनी भी सेटिंग्स है वहां पर आप 45 FPS में गेम प्ले कर सकते हो। और यहाँ पर गेम प्ले का एक्सपीरियंस बता देता हूँ भाई, मेरे को जिटरिंग मिली है रेगुलरली विदाउट कोई मोड इनेबल करे हुए। वहां पर मेरे को लगा भाई iQOO क्या कर रहा है, क्योंकि जैसे iQOO के पुराने फोनों के अंदर हमने गेम प्ले करा है ना, वहां पर मजा ही आ जाता है। बट स्टिल भाई जैसे आप इसके अंदर मॉन्स्टर मोड इनेबल कर दोगे, वहां पर इसका स्मूथ एक्सट्रीम में गेम प्ले थोड़ा बेटर हो जाता है। उस टाइम पे आप गेम प्ले कर सकते हो इसके अंदर, बट हाँ ऑप्टिमाइजेशन की कमी फील होती है उस टाइम पे भी। रीजन है जैसे कोई इंटेंस सिचुएशन आएगी, मानो अचानक से काफी बंदे आ गए, वहां पर ऐसा लगता है जैसे कि पिंग हाई जा रहा हो, भले ही आपका इंटरनेट सही हो। तो ये वाली प्रॉब्लम मेरे को लगी है। तो भाई इस प्राइस के अंदर जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो स्लाइटली बेटर है, क्योंकि हमने अभी इसे OnePlus Nord CE3 से कंपेयर करा था। उसके कंपैरिजन में मॉन्स्टर मोड लगाने के बाद गेमिंग परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। बट जैसी iQOO देता है ना भाई, वैसी मेरे को नहीं मिली है। कहीं ना कहीं Vivo वाला टच है इस फोन के अंदर, बट Vivo वाला जो टच है ना वो एक जगह काम कर गया इसके कैमराज में। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का, फोटोज काफी अच्छी आती है, शार्प आती है। बट मैंने फोटो के अंदर एक प्रॉब्लम फेस ये करी है, जैसे आप भाई पोर्ट्रेट मोड लगाओगे ओवर शार्पनिंग का इशू है, लगता है कि फेस पे जबरदस्ती की डिटेल डाली गई है। और इंडोर
रोड जाते ही भाई वहां पर ना थोड़ी स्मूथनेस आ जाती है चेहरे पे, बट भाई ऑल ओवर प्राइस के हिसाब से फ्रंट कैमरा डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है। और वीडियो रिकॉर्डिंग में दिक्कत है, जैसे आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे एक तो स्टेबलाइजेशन तो भाई इस प्राइस के अंदर कोई फोन दे ही नहीं रहा, बट हाँ जैसे आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर जाओगे वहां पर लाइट कंट्रोल अच्छा नहीं कर पाता, और ये फ्रंट से 1080p 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो वीडियोस के मामले में फ्रंट कैमरा बेकार है, बट फोटो के लिए काफी अच्छा है। अब यहाँ पर बैक कैमरे में चलें तो एक कैमरा ही है भाई, दो चिपका के दिए हैं, दूसरा तो भाई काम का है ही नहीं, 50-50 रुपए के आते हैं 2-2 मेगापिक्सल के कैमरा। तो इसके अंदर मेन कैमरा मिलता है 64 मेगापिक्सल का। अब मैंने यहाँ पर ना 4K 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड करी, भाई मेरे को स्टेबलाइजेशन सही लगी, क्योंकि यहाँ पर अलग से स्टेबलाइजेशन का एक मोड भी मिल जाता है, उसे एनेबल करके रिकॉर्ड करी, और OnePlus के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करता है, लाइट कंट्रोल भी अच्छा है, बट ये फोकस छोड़ता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में, और 1080p के अंदर लाइट कंट्रोल इसका बेकार हो जाता है, बट स्टेबलाइजेशन ठीक है। तो भाई बैक कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग ओके है, बट फोटोज की बात करें, फोटोज में मेरे को कहीं कहीं सही लगा, मतलब डिटेल्स वगैरह अच्छी है, लाइट कंट्रोल भी अच्छा है, बट जैसे आप शैडो में और बैकग्राउंड में लाइट होगी वहां पर एक्सपोजर मेंटेन नहीं कर पाता है, यहाँ पर चमका देता है। यहाँ पर OnePlus से कंपेयर कर रहा था, OnePlus ज्यादा अच्छी तरीके से लाइट कंट्रोल कर रहा था, तो ये वाला एक इशू है जो कि इनको फिक्स करना चाहिए। बाकी इंडोर फोटोज, लो लाइटिंग परफॉर्मेंस वो सब सही है, और मिस है इसके अंदर तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर, जो कि प्राइस पॉइंट पर यार डाल देना चाहिए, अब तो लगभग हर कंपनी ने ऐड कर ही दिया है। बाकी इस प्राइस सेगमेंट में जो इस फोन को फील कराता ना प्रीमियम, वो है इसकी डिस्प्ले और इसका लुक। भाई लुक काफी अच्छा है, V27 से इंस्पायर है जो वीवो का फोन है, और ये वीवो का फोन लगता भी है जैसे मैंने आपको बताया, बट यहाँ पर मार्बल टेक्सचर देखने के लिए मिलता है, काफी अच्छा लगता है। ये रेंडर्स में इतना अच्छा नहीं लगता जितना रियलिटी में हाथ में लगता है। पतला फोन है, इन एंड फील शानदार है, और ग्रिप अच्छी बनती है बिकॉज इसमें कर्व डिस्प्ले दी गई है, तो यहाँ पर कर्व डिस्प्ले डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी लगने वाली है इसकी। और यहाँ पर मैंने इंडोर यूज करा, ब्राइटनेस वगैरह अच्छी है, बस दिक्कत आती है इसकी डिस्प्ले में, तो उसकी बात करते हैं। जब आप HDR कंटेंट देखोगे ना तो ब्लैक पार्ट को काफी ज्यादा ग्रेइश करने की कोशिश करता है, तो वहां पर इसकी कैलिब्रेशन थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। अदरवाइज इसकी डिस्प्ले से मेरे को कोई शिकायत नहीं है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी काफी सही मिलती है, और आउटडोर विजिबिलिटी भी फोन की अच्छी है। तो जो मैंने बताया ना भाई ब्लैक पार्ट को ग्रे दिखाता है, उसका मैं थोड़ा सा इंसिडेंट बता देता हूँ, आप भी हंसोगे। भाई मैंने फोटो क्लिक करी और मैं इंडोर चेक कर रहा था कि फोटोज किसकी अच्छी है, OnePlus की है इसकी, तो इसमें मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी ना, ये उसे ग्रे दिखा रहा था। मैं कर यार कुछ ज्यादा नहीं चमका रहा है, लेकिन जब मैंने अपने कंप्यूटर की डिस्प्ले में दोनों फोटो लगा के देखी ना, जब पता लगी कि भाई इसकी डिस्प्ले में एक खोट है, तो ये वाली एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज फोन की डिस्प्ले से आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है, और 120 हर्ट्ज तो मस्त ही चलता है। अब इस फोन के अंदर दो कमियां हैं जो कि प्राइस पॉइंट पर जस्टिफाई नहीं करती है। सबसे पहले इसके स्पीकर्स, इसमें मोनो स्पीकर्स दिए गए हैं, भाई चीखते तो हैं, लेकिन जो स्टीरियो स्पीकर्स की क्वालिटी होती है ना, जो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है, वो मिस है। क्योंकि OnePlus के फोन से हमने कंपेयर करा था, भाई वहां पर ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा था, और उसकी क्लियरिटी भी ज्यादा अच्छी थी। दूसरा हैप्टिक्स की इंटेंसिटी कम है, हालांकि है सॉलिड हैप्टिक्स, और इंटीग्रेशन भी कम है, क्योंकि अभी ओप्पो का फोन उठाऊं, OnePlus का फोन या रियलमी का, तो वहां पर ना आपको इंटीग्रेशन ज्यादा जगह मिल जाती है, बट iQOO और Vivo अभी भी आपको बहुत ही लिमिटेड इंटीग्रेशन देते हैं हैप्टिक्स की। यहां तक कि जो मोटरोला का फोन है ना, उसकी इंटीग्रेशन भले ही कम हो, लेकिन उसकी इंटेंसिटी काफी सॉलिड होती है, तो यहाँ पर मोटर कमजोर डाली है मुझे लग रहा है। बाकी इस पतले से फोन के अंदर 4600 mAh की बैटरी है, 66 वोट की फास्ट चार्जिंग है। अब चार्जिंग स्पीड तो मेरे को ठीक लगी, बट जब ये फोन आया था ना, उस टाइम पे 4.5 से 5 घंटे का ही बैटरी बैकअप मिल रहा था, वो भी नॉर्मल यूजेज में, जिसमें मैंने सोशल मीडिया ऐप चलाई है और थोड़ी बहुत मूवी देखी है। बट अभी रिसेंटली इसमें एक अपडेट मिली, उसके बाद इसका बैटरी बैकअप थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, अब करीब 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। बट स्टिल जिस फोन से मैंने इसमें स्विच करा है ना, उसका बैटरी बैकअप ज्यादा अच्छा था, वो था मोटोरोला G84, उसको मैं करीब 2 दिन में चार्ज कर रहा था, बट इसको मेरे को एक दिन में एक बार चार्ज करना पड़ रहा है। लेकिन देखा जाए ना, जब ये फोन आया था उसके कंपैरिजन में अभी के टाइम पे इसका बैटरी बैकअप डेफिनेटली इंप्रूव कर दिया कंपनी ने, और ये अच्छी बात भी है। तो ऑल ओवर भाई फोन प्राइस पर देखूं तो जैसे इसकी हाइप बन रही है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत बेकार फोन है, ना ही बहुत ज्यादा अच्छा फोन है। देखो अगर आपको इस प्राइस रेंज के अंदर थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है तो मैं रिकमेंड कर सकता हूं, बट अगर आपको चाहिए अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, तो मैं कहूंगा कि भाई मोटोरोला ने अभी रिसेंटली एक फोन लॉन्च करा है, और उसके अंदर वेल कैलिब्रेटेड डिस्प्ले है, IP रेटिंग भी है, और मोटोरोला ने उसमें स्टीरियो स्पीकर्स दिए हैं। तो भाई मेरे को लगता है कि अगर आपको थोड़ा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए तो उस फोन की तरफ जा सकते हो। बाकी मैं दोनों फोनों का कंपैरिजन लाने वाला हूं उसके सेल के 1-2 दिन बाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और अगर आपका एक्सपीरियंस सेम रहा है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि आप इसको लेना प्रीफर करोगे या मोटोरोला के फोन को लेना प्रीफर करोगे। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। मेरा नाम है पीयूष, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इस वो करो, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद द HFV अनबॉक्स गाइस, बाय।